तो देखिए, मैनपुरी समेत तीनों सीटों पर उपचुनाव होने हैं। उससे पहले चुनाव आयोग से शिकायतों का दौर भी जारी है। मैनपुरी उपचुनाव के लिए एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी और बीजेपी के दिग्गज चुनाव जीतने के लिए जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं शिकायतों का दौर भी जारी है। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने मैनपुरी और इटावा में पुलिस अधिकारियों के तबादले को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत की थी। चुनाव आयोग ने उनकी शिकायत पर संज्ञान लेते हुए मैनपुरी और इटावा के एसएसपी को जवाब तलब किया है और पूछा है कि बिना चुनाव आयोग की अनुमति के तबादला कैसे कर दिया गया। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने 6 पुलिस अधिकारियों को तुरंत रिलीव करने को कहा है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने आदेश रामगोपाल यादव की तरफ से दी गई शिकायत पर कार्रवाई करते हुए दिया है। पिछले दिनों रामगोपाल यादव ने दिल्ली में निर्वाचन आयोग के कार्यालय जाकर मैनपुरी और इटावा के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ उपचुनाव में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया था। दरअसल मैनपुरी लोकसभा सीट पर 5 दिसंबर को मतदान होना है। चुनाव प्रचार खत्म होने में सिर्फ 2 दिन का समय बचा है। ऐसे में बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने इस उपचुनाव को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। और इधर उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में हो रहे लोकसभा के उपचुनाव में अब गुजरात की एंट्री हो गई है। दरअसल जसवंत नगर में रैली के दौरान अखिलेश यादव ने गुजरात और वहां बनाए जा रहे नमक की चर्चा की। और जो साथी जानते होंगे कि नमक कहाँ बनता है, ये जो हमें और आपको नमक दिया गया था गरीबों को इस बार, वो नमक गुजरात से आया। अखिलेश ने चुनावी सभा में भाजपा पर महंगाई बढ़ाने का आरोप लगाया और नमक की कसम खिलाकर नमक हटा लेने का आरोप लगाया है। और जो नमक दिया गया और नमक की कसम भी खिलाई गई थी वोट के लिए, याद कीजिए, नमक के लिए। अखिलेश यादव ने तीनों उपचुनाव में सबसे ज्यादा अपना फोकस पूरी तरह से मैनपुरी पर लगाया हुआ है, जहां की 5 विधानसभाओं में जसवंत नगर और करहल ऐसी हैं जिन्होंने हमेशा सफाई परिवार की झोली वोट से भरी है। 2014 के लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव को करहल से 1.2 लाख और जसवंत नगर से 1.65 लाख वोटों की लीड मिली थी। 2019 में सीधी लड़ाई में मुलायम को करहल में 38,000 और जसवंत नगर से 62,000 वोटों की लीड मिली थी, जिसने मैनपुरी को मामूली अंतर और भोगांव में मिली हार को पाट दिया था। इसलिए भी अखिलेश यादव जसवंत नगर और करहल से लीड लेने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और चुनाव में गुजरात की एंट्री करा दी है। जयंत चौधरी आज रामपुर में चुनाव करेंगे, प्रचार करेंगे और इससे पहले उन्होंने कल खतौली में रोड शो निकाला, मदन भैया के लिए वोट अपील। बड़ी संख्या में रालोद के कार्यकर्ताओं के साथ जयंत चौधरी ने खतौली में रोड शो किया। जयंत पिछले कई दिनों से लगातार रालोद प्रत्याशी मदन भैया के लिए अकेले ही धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, जिनका मुकाबला भाजपा की राजकुमारी सैनी से है। रालोद प्रत्याशी मदन भैया को समर्थन देने के लिए आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद भी खतौली पहुंचे और जनसभा की। और जितनी मेहनत भूखे पेट रह के हमारे कार्यकर्ता करते हैं, इतनी मेहनत सरकार के नेता मंत्री भी नहीं कर सकते। बीजेपी हार रही है। इस दौरान मदन भैया ने खुद पर बाहरी होने के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि खतौली से चुनाव जीतने के बाद वो मुजफ्फरनगर में ही घर बनवाएंगे और वहीं रहकर क्षेत्र का विकास करेंगे। बिछाएंगे और मकान भी यहीं बनाएंगे, मकान भी यहीं बनाएंगे और जब मकान बनाएंगे तो काम भी कराएंगे। खतौली में 5 दिसंबर को मतदान होना है और अब चुनाव प्रचार के लिए सिर्फ 1 दिन का वक्त बाकी है। ऐसे में भाजपा और रालोद ने खतौली में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। तो दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए चुनाव प्रचार थमने से पहले सभी राजनीतिक पार्टियां ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार में जुटी थी, जिनमें उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल थे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने दिल्ली के शाहदरा में रोड शो किया और रैली को संबोधित किया। इसमें उन्होंने दिल्ली में भाजपा प्रत्याशियों को जीत दिलाने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर भी हमला बोला। यहाँ भी हम लोग जा रहे हैं, सड़कों पर लोगों का हुजूम आ रहा है, क्योंकि लोगों ने यहाँ पर एमसीडी में जहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, हर वर्ग के लिए काम किया है, वहीं केजरीवाल जी ने एक तरफ भ्रष्टाचार को बढ़ाने का काम किया है। दिल्ली नगर निगम के चुनाव में करीब 50% सीटों पर करीब 12 लाख उत्तराखंड के वोट निर्णायक भूमिका में हैं। इसलिए दिल्ली में भी उत्तराखंड के सीएम की बहुत मांग थी। पिछले हफ्ते भी सीएम धामी ने दिल्ली में कई जनसभाओं को संबोधित कर उत्तराखंड के लोगों को भाजपा के पक्ष में जोड़ने का प्रयास किया। इसके साथ ही सीएम ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर उन्हें जन्मदिन की शुभकामना दी। नड्डा को कंडाली से निर्मित शॉल और पहाड़ी टोपी भेंट की। साथ ही एमसीडी इलेक्शन को लेकर अपना फीडबैक दिया।
फरार सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी ने कल सरेंडर कर दिया। 3 घंटे की पूछताछ के बाद कोर्ट ने दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। शुक्रवार सुबह पुलिस कमिश्नर के आवास पर जब इरफान और उनके भाई रिजवान सोलंकी सरेंडर करने पहुंचे तो उनकी आंखों में आंसू थे। विधायक की पत्नी नसीमा और बच्चे समेत पूरा परिवार उआसा था। सरेंडर के दौरान विधायक अमिताभ वाजपेयी, विधायक हसन रूमी भी मौजूद थे। इरफान सोलंकी और उनके भाई कई दिनों से फरार चल रहे थे। आज पुलिस के अथक प्रयासों के बाद इन्होंने अपने आप को पुलिस के सामने सीपी कार्यालय में प्रस्तुत हुए और आत्मसमर्पण किया। हालांकि सरेंडर के दौरान इरफान सोलंकी ने मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन परिवार वालों ने कोर्ट के फैसले पर भरोसा जताया है। से हमको जो है राहत मिलेगी इंशाल्लाह, और ये तो झूठे मुकदमे सब जानते हैं। दरअसल इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी पर एक प्लॉट कब्जाने और उस पर बनी झोपड़ी में आग लगाने के आरोप लगे। इस मामले में जाजमऊ थाने में गंभीर धाराओं में FIR दर्ज की गई। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही थी, लेकिन शुक्रवार को दोनों भाइयों ने कमिश्नर ऑफिस में खुद ही सरेंडर कर दिया। उत्तराखंड के मदरसों में नए सिलेबस और ड्रेस कोड लागू करने के फैसले के बाद अब बच्चों को स्काउट एंड गाइड के साथ NCC की ट्रेनिंग देने की तैयारी है। अब उत्तराखंड के मदरसा में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स दीनी तालीम के साथ साथ स्काउट एंड गाइड और NCC के लिए ट्रेंड हो सकेंगे। बच्चों को सरकार की तरफ से स्काउट और गाइड, NCC, NSS की ट्रेनिंग मिल सकेगी। राज्य के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने इस संबंध में मदरसों को निर्देश जारी कर दिया है। ये फैसला ऐसे समय पर लिया गया है जब हाल ही मदरसों में ड्रेस कोड और NCERT सिलेबस लागू करने की बात कही गई थी। जितने सरकारी स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, एडेड स्कूल हैं, जितने हमारे संस्कृत स्कूल हैं, जितने हमारे मदरसे हैं, अल्पसंख्यक स्कूल हैं, इन सब जगह ये सारी चीज़ें हैं। सरकार के नए निर्देश के साथ कांग्रेस भी खड़ी नजर आ रही है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने पहल को सराहा है, लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि सिर्फ सांप्रदायिक माहौल तैयार करना मकसद नहीं होना चाहिए। कह के बयानवीर हैं लोग, तो बयानबाजी करके केवल सांप्रदायिक माहौल खराब करने के सिवा बाकी कोई मंशा मुझे भारतीय जनता पार्टी की सरकार की या इनके मंत्रियों की नहीं दिखती है। नया निर्देश सभी सरकारी, प्राइवेट स्कूल, संस्कृत विद्यालय, आंगनबाड़ी, सरकार के अनुदानित स्कूल और मदरसों में लागू होगा। इसके लिए बाकायदा जो ड्रेस निर्धारित है उसे भी छात्रों को मानना होगा। अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले बीजेपी के पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार उनके निशाने पर अपनी ही पार्टी के सांसद हैं। अमरगढ़ महोत्सव का समापन समारोह था। डुमरियागंज से बीजेपी के पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह समेत मंच पर कई नेता मौजूद थे। इस दौरान राघवेंद्र प्रताप सिंह ने अपनी पार्टी के सांसद जगदम्बिका पाल के खिलाफ अपशब्द कह डाला। हालांकि उन्होंने खुलकर नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा सांसद जगदम्बिका पाल की ओर था। राघवेंद्र बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल के लोगों को खुलेआम सामने आकर निपटने का चैलेंज भी दिया। खुले मंच पर दिए गए इस विवादित बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हिंदुओं के बीच में बैठे हुए गद्दारों के बारे में कर रहे हैं। हमारे जिले में तो एक ही गद्दार है जिसने कल्याण सिंह के साथ गद्दारी किया, जो भगवान राम का मंदिर बनाना चाहते थे। और हमारे जिले में एक ही गद्दार है तो योगी जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाने देना चाहता था। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान भी हिंदुओं को लेकर राघवेंद्र प्रताप सिंह ने विवादित बयान दिया था, जिस पर काफी सियासी शोर मचा था। विरोधियों ने बयान की आड़ में बीजेपी को घेरा था, क्योंकि तब राघवेंद्र प्रताप डुमरियागंज से बीजेपी के विधायक थे। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।